नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आर्थिक विचारों का इतिहास विषय की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अर्थशास्त्र के संस्थापक एवं महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। प्रथम कड़ी में हमने एडम स्मिथ के जीवन तथा कृतित्व के बारे में डिस्कशन किया। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एडम स्मिथ के प्रमुख आर्थिक विचार। तो दोस्तों, एडम स्मिथ यूँ तो अर्थशास्त्र के जनक या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, लेकिन मूलतः एडम स्मिथ एक दार्शनिक थे, एक चिंतक थे। एडम स्मिथ की जो प्रथम प्रकाशित पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, उससे उनके दर्शन की झलक हमको मिलती है। यद्यपि हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो दार्शनिक विचारों में हमारी रुचि कम है और आर्थिक विचारों में ज़्यादा। लेकिन एडम स्मिथ के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है कि एडम स्मिथ के जो आर्थिक विचार थे या एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस है, उस पर भी एडम स्मिथ के दार्शनिक विचारों की जो छाया है वो शुरू से लेकर के आखिरी तक परिलक्षित होती है। और एडम स्मिथ का कोई भी सिद्धांत उनकी जो दार्शनिक सोच है उससे मुक्त नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एडम स्मिथ के कुछ ऐसे विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि उनके दार्शनिक सोच का परिणाम थे और जिनका एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र पर बहुत अधिक प्रभाव रहा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है एडम स्मिथ का आर्थिक दर्शन। मैंने जैसा अभी आपको पहले भी कहा कि कुछ अटपटा सा विषय सुनने में यह जान पड़ता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम एडम स्मिथ के उन दार्शनिक विचारों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र को बहुत अधिक प्रभावित किया। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ मूल रूप से एक अर्थशास्त्री नहीं बल्कि एक दार्शनिक थे। सन 1751 में स्मिथ को ग्लासगो विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र के प्रवक्ता की नौकरी प्राप्त हुई और अगले ही वर्ष उनको नैतिक दर्शन शास्त्र का विभागाध्यक्ष बना दिया गया। तो ये जो तीनों बातें हैं, इनसे यह स्पष्ट होता है कि मूलतः जो एडम स्मिथ थे वो एक चिंतक, एक दार्शनिक थे। 1759 में उनकी प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में उन्होंने ऐसे प्राकृतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन की आवश्यकता पर बल दिया जो कि नैतिकता को नियंत्रित करते हों तथा साथ ही मनुष्यों को इसका ज्ञान भी कराएं। स्मिथ ने कभी भी अपने साहित्य में पूंजीवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा पूंजीवाद के स्थान पर वाणिज्यिक समाज शब्द का प्रयोग किया। वाणिज्यिक समाज एक ऐसा फ्रेज या ऐसा वाक्यांश है जो कि स्मिथ के इस विश्वास को बल देता है कि आर्थिक स्थिति मानवीय दशाओं का केवल एक हिस्सा या एक घटक मात्र है। दोस्तों, इस वाक्य का तात्पर्य है कि एडम स्मिथ का जो सारा जोर था वो मनुष्य के कल्याण को बढ़ाने का उद्देश्य था
और आर्थिक कल्याण भी केवल उसका एक हिस्सा मात्र था। स्मिथ के अनुसार किसी राष्ट्र की आर्थिक दशा इसकी सामाजिक व आर्थिक संरचना को बताती है और उनके अनुसार नैतिक चरित्र ही मानवता का सबसे बड़ा माप है। हम मानवता का माप नैतिक चरित्र के माध्यम से कर सकते हैं, ऐसा स्मिथ मानते हुए। तो फ्रेंड्स, जब हम एडम स्मिथ के कार्यों का अध्ययन करते हैं या उनकी लेखनी को, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि नैतिकता में तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो स्मिथ के कार्यों का अध्ययन करते हुए हम इस प्रश्न से जूझते हैं कि नैतिकता तथा अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो स्मिथ ने अपनी बुक में बताया है कि व्यक्ति को नैतिकता का पालन क्यों करना चाहिए। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को स्वयं के प्रति तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। एडम स्मिथ का ये कहना है कि नैतिकता की खोज भी वैज्ञानिक पद्धति से की जा सकती है। उन्होंने न्यायपूर्ण समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य आर्थिक सफलता प्राप्त करना नहीं था, वरन व्यक्तियों की खुशहाली को बढ़ाना था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्थिक खुशहाली भी हमारी जो समग्र खुशहाली है या कुल खुशहाली है, कुल जो हमारी कल्याण है, उसी का एक हिस्सा मात्र है। केवल आर्थिक सफलता या आर्थिक कल्याण ही मनुष्य मात्र का उद्देश्य नहीं है। एडम स्मिथ के अनुसार बाजार नैतिकता तथा सामाजिक समर्थन के संतुलन से नियंत्रित है। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना वेल्थ ऑफ नेशंस से भी स्मिथ के दार्शनिक विचारों का पता चलता है। वो दार्शनिक विचार जिन्होंने उनके आर्थिक विचारों को आकार दिया। हालांकि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक में दर्शन का अलग से कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन एडम स्मिथ की समस्त लेखनी में यह व्याप्त है। उनकी सोच में और उनके सभी विचारों में एडम स्मिथ की जो दार्शनिक सोच या उनके दार्शनिक विचार हैं वो झलकते हैं। एडम स्मिथ का प्रसिद्ध सेल्फ इंटरेस्ट यानी निजी हित का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, सार्वभौमिक यानी कि विश्व के सभी स्थानों पर, सभी समयों पर यह सिद्धांत लागू होता है। तो निजी हित का सार्वभौमिक सिद्धांत एडम स्मिथ के सभी विचारों का केंद्र बिंदु था। एडम स्मिथ का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने बेनिफिट को अधिकतम करना चाहता है। एडम स्मिथ ने संपूर्ण विश्व को एक बड़ी कार्यशाला माना जो कि श्रम विभाजन के द्वारा निर्मित है। एडम स्मिथ का मानना था कि मानव आचरण, स्वप्रेम, सहानुभूति, मुक्त होने की इच्छा, स्वामित्व की भावना, काम करने की आदत, दूसरों की मदद करने की इच्छाओं को पूरा करने की प्रवृत्ति के द्वारा संचालित होता है। एडम स्मिथ का ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। यह जो वाक्य है, यह एडम स्मिथ की पूरी लेखनी को, उनके पूरे अर्थशास्त्र को, उनके सभी विचारों को प्रभावित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है। हर व्यक्ति को मालूम है कि किस चीज़ से उसका कल्याण अधिकतम होगा। तो स्मिथ का कहना था कि यदि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तो वह न केवल अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करेगा, लेकिन जब सभी व्यक्तियों का हित अधिकतम होगा तो समाज का भी
भला होगा। एडम स्मिथ कहते हैं कि जो सभी मानवीय गतिविधियां हैं उनके पीछे एक अदृश्य हाथ पाया जाता है। एडम स्मिथ का प्रसिद्ध इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट, तो अदृश्य हाथ उनके सभी विचारों के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि एक अदृश्य हाथ है जो हमको गाइड करता है और बाजार में, समाज में संतुलन स्थापित करता है। तो चूंकि इनविजिबल हैंड हम सबको गाइड कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, तो उपरोक्त सोच के आधार पर स्मिथ का यह मानना है कि मानवीय क्रियाओं में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप हानिकारक है। तो उन्होंने लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको इनविजिबल हैंड पर या जो मार्केट मैकेनिज्म है उस पर छोड़ देना चाहिए। स्मिथ ने राज्य के केवल 3 कार्य नियत किए: बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाए रखना और सार्वजनिक हित के वे सब काम जो कि निजी व्यक्तियों के द्वारा या निजी समूहों के द्वारा किया जाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, स्मिथ आर्थिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। स्मिथ का मानना था कि निजी हित के उद्देश्य से किए गए कार्य राज्य के हस्तक्षेप से ज़्यादा प्रभावी साबित होंगे। परिणाम स्वरूप स्मिथ ने अहस्तक्षेप की नीति, लेसेस फेयर डॉक्ट्रिन का प्रबल समर्थन किया। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं एडम स्मिथ के प्रकृतिवाद एवं आशावाद पर। प्रकृतिवाद का तात्पर्य यह है कि समस्त आर्थिक संस्थाओं का उदय स्वतः ही हुआ है, ये संस्थाएं मनुष्यकृत नहीं हैं। तथा आशावाद का तात्पर्य यह है कि यह प्राकृतिक रूप से जन्मी हुई आर्थिक संस्थाएं मानवता के लिए या मनुष्य के लिए लाभकारी हैं। स्मिथ का मानना था कि ये प्राकृतिक रूप से, स्वतः रूप से जिन जिन संस्थाओं का उदय हुआ है वो मनुष्य के भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। तो इन्हीं दोनों विचारों को हम स्मिथ का प्रकृतिवाद एवं आशावाद कहते हैं। इस पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एडम स्मिथ ने आर्थिक विश्व समुदाय को एक महान प्राकृतिक समुदाय माना जिसका सृजन श्रम विभाजन के द्वारा हुआ है। एडम स्मिथ पूरे दुनिया को एक कम्युनिटी मानते थे और ये कहते थे कि इसका सृजन प्राकृतिक तौर पर अपने आप हुआ है। यदि श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा तो विश्व में सभी स्थानों पर या सभी देशों में जो श्रमिक हैं, व्यक्ति हैं, वो उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करेंगे जिसमें वह अन्य देशों की या अन्य स्थानों की तुलना में अधिक कार्यकुशल हैं। और हम हमारी बनाई हुई जो वस्तुएं हैं वह दूसरे समुदाय को या दूसरे देशों को या दूसरे स्थानों को बेचेंगे और वहाँ से निर्मित जो सस्ती वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में या हमारे स्थान पर महंगा होता है, वहाँ से हम सस्ती वस्तुएं लाकर उनका उपभोग करेंगे। तो यह होना श्रम विभाजन के द्वारा संभव है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन यदि लागू होता है तो संपूर्ण विश्व एक आर्थिक समुदाय बन जाता है और यह बहुत ही लाभकारी अवधारणा है। स्मिथ के विचारों में हमको उनके 2 मूलभूत विचार समझने को, पढ़ने को मिलते हैं जो उनके ज़्यादातर जो सिद्धांत हैं उनका आधार है। स्मिथ ने अर्थशास्त्र के जो विभिन्न घटक हैं, उत्पादन, वितरण, मूल्य, कर, मांग, मूल्य का सिद्धांत आदि सब का
जो सृजन कहा है या जो उनके विचार हैं वो उनके प्रकृतिवाद और आशावाद पर ही आधारित हैं। तो ये जो दो सिद्धांत हैं, पहला प्रकृतिवाद, इसका आशय है कि आर्थिक संस्थाओं का स्वतः उदय हुआ, और दूसरा आशावाद बताता है कि इन संस्थाओं का जो चरित्र है वो लाभकारी है, यानी यह स्वतः उदित संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं लाभकारी प्रकृति की हैं और मनुष्य के कल्याण के लिए है। तो इन दोनों विचारों को ही फ्रेंड्स स्मिथ का प्रकृतिवाद एवं आशावाद कहा जाता है। ये जो दोनों विचार हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, और स्मिथ के जो सिद्धांत हैं उनमें हमको इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। एडम स्मिथ ने सिद्ध किया कि मानव के द्वारा निर्मित सभी आर्थिक संस्थान जो हमको लगते हैं वो बेसिकली स्वतः अस्तित्व में आ गए हैं। मानव ने इनका निर्माण नहीं किया, हमको लगता है कि मानव ने इनका निर्माण किया है, लेकिन यह धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती चली गई कि अपने आप ये संस्थाएं अस्तित्व में आती गई। एडम स्मिथ ने इसके लिए श्रम विभाजन, मुद्रा, पूंजी, मांग, पूर्ति सिद्धांत आदि के उदाहरण दिए। विकास की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य ने इनकी आवश्यकता महसूस की और विभिन्न आर्थिक संस्थानों की स्थापना की। जैसे जैसे मानवता का, समाज का, अर्थव्यवस्था का विकास होता चला गया, हमको कई चीज़ों की, कई संस्थानों की, कई सिस्टम्स की, कई नियमों की आवश्यकता महसूस होती चली गई, और उसके हिसाब से स्वतः ही ये आर्थिक संस्थान अस्तित्व में आने लगे, और शनैः शनैः इनकी जो प्रकृति थी उसमें परिवर्तन भी हुआ और हम इनको आधुनिक स्वरूप में देख पाते हैं। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन पर बहुत अधिक बल दिया। अब एडम स्मिथ कहते हैं कि जो ये श्रम विभाजन है यह भी मानव की बुद्धि का या मानव की सोच का या बौद्धिकता का परिणाम नहीं है। श्रम विभाजन का जो उदय है, श्रम विभाजन की अवधारणा का जो उदय है, वह भी मनुष्यकृत ना होकर स्वतः है। मनुष्यों की वस्तु विनिमय और विनिमय के लिए जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है यह उसी का परिणाम है। सभी मनुष्य उनकी प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य की इस प्रवृत्ति के कारण विनिमय और वस्तु विनिमय का उदय हुआ, और विनिमय के कारण ही स्वतः ही श्रम विभाजन का उदय हुआ। और यह जो प्रवृत्ति है श्रम विभाजन एवं विनिमय, यह प्रवृत्ति निजी हित से प्रेरित है तथा शनैः शनैः स्वतः ही विकसित होती है। निजी हित को एडम स्मिथ ने बहुत अधिक महत्व दिया। कहते हैं एडम स्मिथ कि ज़्यादातर जो हमारे कार्य हैं, हमारी जो सोच है, विचार हैं, वह निजी हित से ही गाइडेड या प्रेरित है। तो निजी हित ही हमारी सभी गतिविधियों का आधार है। स्मिथ का एक स्टेटमेंट है कि हमको जो खाना प्राप्त होता है वह किसी बुचर या ब्रूअर या फिर बेकर की हमारे प्रति दया का परिणाम नहीं है, बल्कि उनको अपना निजी हित अधिकतम करने की जो प्रेरणा है उसका यह परिणाम है। तो कोई भी होटल वाला है, ब्रूअर है या बेकर है, वह जो खाना बनाकर हमको खिलाता है वह हमारी भलाई नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं की भलाई कर रहा है, स्वहित से वह प्रेरित है। ऐसा एडम स्मिथ का फ्रेंड्स मानना था। एडम स्मिथ ने स्वतः आर्थिक संस्थाओं के उदय के कई उदाहरण अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में दिए हैं। उनका कहना है कि मुद्रा लोगों की सामूहिक प्रवृत्ति का परिणाम है।
जो कि व्यक्तिगत उद्देश्यों के द्वारा निर्देशित हुई है। एडम स्मिथ कहते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, कि विनिमय करना, लेन देन करना, वस्तु में विनिमय करना मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है, क्योंकि मनुष्य सदैव दूसरों के पास जो वस्तुएं हैं उनकी ओर आकर्षित होता है। तो लेन देन की और विनिमय की जो स्वाभाविक मनुष्य की वृत्ति है, उसी ने मुद्रा को जन्म दिया, क्योंकि मनुष्य जो था वो पहले वस्तु विनिमय किया करता था। तो वस्तु विनिमय की जो बहुत सारी कठिनाइयां थी, मनुष्य को उसका एहसास हुआ, तो मनुष्य को विनिमय के माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई, और विनिमय के माध्यम के रूप में ही मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो मुद्रा है यह मनुष्यकृत नहीं है, किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि शनह शनह मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं या निजी हित की जो इच्छा है, उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन या विकास या प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा स्मिथ का मानना है। जीडेनरिस्ट लिखते हैं कि मुद्रा इस प्रकार से बहुत से लोगों की सामूहिक क्रियाओं का परिणाम है, जिसमें से प्रत्येक अपनी व्यक्तिगत सोच के अनुसार कार्य कर रहा था। जीडेनरिस्ट का कहना है कि मुद्रा का जो प्रादुर्भाव है किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि ये सामूहिक रूप से हुआ है। जैसा कि हम जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि पहले जो गेहूं था वह विनिमय के माध्यम का कार्य करता था, बीच बीच में गाय या पशु इसके लिए काम में लिए जाने लगे, लेकिन इनमें भी कई समस्याएं थी। तो कौड़ी, फिर सोना, बहुमूल्य धातुएं, इस प्रकार से करते करते हम पेपर करेंसी और उसके बाद में भी अब खातों की मुद्रा, फिएट मनी और अनेक प्रकार के आधुनिक मुद्रा के रूप तक पहुंच गए हैं। तो यह मनुष्य की सामूहिक क्रियाओं का परिणाम है और इसका विकास स्वतः ही हुआ है। यही स्थिति स्मिथ के अनुसार पूंजी पर भी लागू होती है। एडम स्मिथ कहते हैं कि पूंजी आर्थिक जीवन का आधार है। पूंजी के बगैर कोई भी आर्थिक क्रियाएं संपादित नहीं की जा सकती। इसीलिए पूंजी को एडम स्मिथ ने बहुत महत्व दिया और पूंजी को राष्ट्रीय संपदा का स्रोत भी बताया। तो एडम स्मिथ का कहना है कि अन्य संस्थाओं की भांति पूंजी संचय भी हजारों व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। पूंजी संचय का भी जो कॉन्सेप्ट है किसी एक व्यक्ति का निर्मित किया हुआ नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। अब यह भी निजी हित से ही प्रेरित या गाइडेड है। तो एडम स्मिथ का कहना है कि निजी हित से प्रेरित लोग स्वतः ही अपनी आय में से कुछ बचत करते हैं, फिर इस बचत को उत्पादक क्रियाओं में लगाते हैं। तो स्मिथ का जो प्रकृतिवाद है अथवा आर्थिक संस्थाओं के स्वतः उदय का उदाहरण है, यह मांग एवं पूर्ति सिद्धांत है। मांग पूर्ति का सिद्धांत भी स्मिथ के अनुसार स्वतः ही निर्मित या स्वतः उत्पादित सिद्धांत है। उत्पादक वस्तुओं की मांग के अनुसार उनका उत्पादन करते हैं। वे वस्तुओं की मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं और इससे बाजार कीमत प्राकृतिक कीमत अथवा सामान्य कीमत के समान होती है। अब ऐसा होना केवल उत्पादकों के ही हित में नहीं है, वरन आर्थिक समुदाय के सभी व्यक्तियों के हित में है, ऐसा स्मिथ मानते हैं। जब मांग और शक्तियों की पूर्ति के मध्य संतुलन होता है तो उससे बाजार कीमत जो होती है वो प्राकृतिक कीमत के बराबर हो जाती है, जो कि सभी के लिए हितकारी है। ऐसा एडम स्मिथ की सोच है। स्मिथ ने आर्थिक जगत के अन्य क्षेत्रों में भी प्रकृतिवाद का विस्तार किया है। इसका मतलब वे कहते हैं कि अन्य संस्थाओं का उदय भी स्वतः ही हुआ है, प्राकृतिक रूप से उनका उदय हुआ है। उदाहरण के लिए जनसंख्या के संबंध में स्मिथ का कहना है
कि मजदूरी दर में भिन्नता जनसंख्या में परिवर्तन के माध्यम से श्रम की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। जब मजदूरी दर में परिवर्तन होता है तो जनसंख्या में भी परिवर्तन होता है। अब स्मिथ का प्रसिद्ध सिद्धांत है यह जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत। इसके अंतर्गत एडम स्मिथ ने कहा कि मजदूरी यदि जीवन निर्वाह स्तर से अधिक है तो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने लगेगी, लेकिन मजदूरी अगर जीवन निर्वाह स्तर से नीचे होती है तो गरीबी और दुख के कारण लोगों की मृत्यु होने लगती है और जनसंख्या में कमी आती है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में स्मिथ ने अपने प्रकृतिवाद और आशावाद का विचार लागू किया है। तो एडम स्मिथ के लिए प्रकृतिवाद और आशावाद अविभाज्य है, यानी कि सभी संस्थाओं के लिए का उदय प्राकृतिक तौर पर हुआ है, यह स्पष्ट है, और इन सभी संस्थाओं का जो प्रादुर्भाव है यह आवश्यक रूप से लाभकारी होगा। यह स्मिथ का आशावाद है। तो प्रकृतिवाद को और आशावाद को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्मिथ का मानना था कि निजी हित न केवल आर्थिक संस्थानों का निर्माण और रखरखाव करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र अधिक से अधिक धन और समृद्धि की ओर बढ़े। तो निजी हित को स्मिथ ने फिर से महत्व दिया और कहते हैं कि जो विभिन्न आर्थिक संस्थाएं हैं उनका निर्माण या प्रादुर्भाव निजी हित की भावना से या प्रेरणा से स्वतः हुआ है, और निजी हित के कारण जो राष्ट्र है वो अधिक से अधिक धन प्राप्त करता है और समृद्धि की ओर बढ़ता है। तो समृद्धि के लिए जो बेसिक चीज़ है वह निजी हित का पाया जाना है। तो इस प्रकार स्मिथ ने यह साबित करने की कोशिश की कि ये जो स्वतः उत्पन्न आर्थिक संस्थान हैं यह सर्वश्रेष्ठ हैं। स्पॉन्टेनियस इमर्ज्ड जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्मिथ ने बेस्ट इंस्टीट्यूशंस बताया। स्मिथ का ये जो प्राकृतिवाद का और आशावाद का दर्शन है स्मिथ के सभी जो आर्थिक सिद्धांत हैं उनमें व्याप्त है। स्मिथ ने जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, स्मिथ की जो अपब्रिंगिंग थी, उनका ग्लासगो विश्वविद्यालय के अंदर जो दार्शनिक स्कॉलर्स के साथ में रहने का बैकग्राउंड था, उसके कारण स्वतः ही स्मिथ के सिद्धांतों में इनका यह आर्थिक दर्शन व्याप्त हो गया। फ्रेंड्स, कई आलोचकों का ये कहना है कि आशावाद का जो सिद्धांत है स्मिथ ने उत्पादन के क्षेत्र में तो लागू किया है, लेकिन वितरण के क्षेत्र में इन्होंने लागू नहीं किया। दोस्तों, अब हम एडम स्मिथ के आर्थिक दर्शन के दूसरे प्रमुख स्तंभ अहस्तक्षेप की नीति एवं आर्थिक स्वतंत्रता पर विचार या चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, अहस्तक्षेप या लेसेस-फेयर, यह जो अवधारणा है एडम स्मिथ की पूरी लेखनी का, पूरे विचारों का आधार स्तंभ है। हमें अपने हाल पर छोड़ दो। एडम स्मिथ मानते थे कि व्यक्ति को यदि उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः ही निजी हित से प्रेरित होकर अपना जो लाभ है उसको अधिकतम करने का प्रयास करेगा, और इस प्रयास के कारण जब सभी व्यक्ति अपने हित को अधिकतम करेंगे तो समाज का हित भी अधिकतम होगा, क्योंकि समाज भी व्यक्तियों का ही समूह है। यह एडम स्मिथ की मान्यता या अवधारणा थी। और राज्य को हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में नहीं करना चाहिए, यानी कि आर्थिक जगत को
स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक अदृश्य हाथ है जो स्वतः ही अर्थव्यवस्था को संतुलन में ले आता है और समस्त आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित या गाइड करता है। तो दोस्तों, अदृश्य हाथ से एडम स्मिथ का जो इशारा है वह मार्केट मैकेनिज्म यानी बाजार तंत्र की ओर था। तो एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है वो अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। उनके अनुसार राज्य को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हम इस विषय की जो पहली कड़ी थी उसमें भी पढ़ चुके हैं कि एडम स्मिथ का जो समय था वो वाणिज्यवादी विचारधारा का समाप्ति का या अंत का समय था। और यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में उस समय वाणिज्यवादी विचारधारा प्रचलित थी। शनै शनै यह कमज़ोर पड़ने लगी थी। तो वाणिज्यवादी जो विचारक थे वह राज्य को सर्वोच्च सत्ता मानते थे और व्यक्ति को गौण मानते थे, और उन्होंने सभी व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों पर, आयात पर, निर्यात पर अनेक प्रकार के प्रतिबंधों का सुझाव दिया। तो जो औपनिवेशिक काल था या उस समय की जो औपनिवेशिक विचारधारा थी उसके अनुरूप तो था, लेकिन एडम स्मिथ के जो समकालीन समाज था, इंग्लैंड था, उसमें जो कृषि क्रांति हुई और उसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति हुई उसकी मांग के अनुरूप यह नहीं था। औद्योगिक क्रांति की जो मांग थी वह थी कि आयात भी निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से करने की परमिशन मिले और निर्यातों पर भी कोई बाधा नहीं हो। यदि व्यक्ति अपनी आय में से बचत और पूंजी संचय करना चाहता है और उसको विनियोग करना चाहता है तो उसमें भी राज्य का हस्तक्षेप या बाधाएं ना हो, तभी बड़े पैमाने का उत्पादन संभव होगा। तो जो औद्योगिक क्रांति थी उसकी मांग थी आर्थिक स्वतंत्रता और हस्तक्षेप की नीति। और एडम स्मिथ, जो कि उस समय के एक बहुत ही जाने माने विचारक, थिंकर, अर्थशास्त्री, दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत ही मुक्त कंठ से हस्तक्षेप और आर्थिक स्वतंत्रता की नीति की वकालत की। तो एडम स्मिथ आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के कड़े समर्थक थे और जोर शोर से उन्होंने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। प्रसिद्ध विचारक टॉयनबी, इनका मत है कि स्मिथ का जो संपूर्ण आर्थिक दर्शन है वह स्वतंत्रता की हिमायत करता है। स्मिथ ने अपने जितने भी आर्थिक सिद्धांत दिए, चाहे वो व्यापार का सिद्धांत हो या कराधान का या राज्य के कार्य मूल्य का सिद्धांत, सभी सिद्धांतों में हम उनकी इस सोच के लक्षण या सोच को पाते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए। लेखक, विचारक मानते हैं कि एडम स्मिथ के लेखन का हर पन्ना आज़ादी के जुनून से प्रकाशित है। एडम स्मिथ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लैंड में एडिनबर्ग में एक कस्टम अधिकारी थे और इस दौरान उनको राज्य की सरकार के द्वारा किए गए कई आर्थिक क्रियाओं, नियमों, नीतियों आदि के साथ में उनका परिचय हुआ और वे विभिन्न राजनीतिक आर्थिक क्लबों के भी सदस्य थे। यहाँ पर उनकी बहुत सारे विचारकों से, व्यवसायियों से और पूंजीपतियों से और सरकारी अधिकारियों से वार्ता होती रहती थी। तो जो एडम स्मिथ थे उनका सरकारी अधिकारियों की दक्षता में बहुत अधिक विश्वास नहीं था। वे कहते थे कि सरकार का जो हस्तक्षेप है वह कार्यों में बाधा डालता है। स्मिथ का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता से राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि हम राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, संपत्ति में
वृद्धि करना चाहते हैं तो हमको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। स्मिथ का हम आगे जाके पढ़ेंगे आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके जो पिलर्स हैं या इसके स्तंभ हैं वो हैं बचत, श्रम विभाजन और बाजार। तो बचत, श्रम विभाजन और बाजार के जो स्तंभ हैं उन्हीं पर स्मिथ की आर्थिक विकास की अवधारणा या आर्थिक विकास का सिद्धांत टिका हुआ है। और आर्थिक विकास के लिए जो आर्थिक विकास का जो प्रारंभिक बिंदु है या जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है पूंजी संचय। तो व्यक्ति अपनी आय में से बचत करता है, इसका विनियोग करता है और इसको उत्पादन के कार्य में लगाता है। इसी से आर्थिक विकास का प्रारंभ होता है। तो अहस्तक्षेप की नीति उत्पादकों को अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन और बचत करने की अनुमति देती है। एडम स्मिथ मानते थे कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उसको विनियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए इसको इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य हाथ या शक्ति पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करना ही उचित होगा और यह सेफ भी होगा इकोनॉमी के लिए। एडम स्मिथ कहते थे कि स्वहित से प्रेरित प्रतिस्पर्धा की ताकतों को विकास के लिए बचत की मात्रा को कम करने में अपनी भूमिका निभाने की अनुमति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एडम स्मिथ ने प्रतियोगिता के महत्व को भी समझा और प्रतिस्पर्धा की ताकतों को बल देने की भी उन्होंने बात की कि जो प्रतिस्पर्धा है वह सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होती है, प्रेरित होती है, और जो प्रतिस्पर्धा है वह विकास की ताकतों को बढ़ाती है। एडम स्मिथ जो थे वो व्यापार के क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। व्यापार में भी वो अहस्तक्षेप की नीति और स्वतंत्रता की नीति को लागू करना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो आयात और निर्यात हैं उनमें किसी भी प्रकार के कर नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से समस्त प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप के एडम स्मिथ विरुद्ध थे और अपनी बुक में वेल्थ ऑफ नेशंस में इसके लिए उन्होंने कई कारण भी प्रदान किए हैं। तो एडम स्मिथ का यह तर्क था कि सरकार व्यय के मामले में आर्थिक हितों को सुरक्षित नहीं रख सकती। एडम स्मिथ मानते थे कि जो राज्य है या जो सरकारें हैं वह अनाप शनाप व्यय करती हैं। जनता से इकट्ठा किया हुआ जो कर का या अन्य स्रोतों से जनता की जो मनी है उसका सरकारी अधिकारी अपव्यय करते हैं और इस मामले में वे देश के और व्यक्तियों को आर्थिक हितों को सुरक्षित नहीं रख पाते। जो राज्य है वह अर्थव्यवस्था की जरूरतों का भी सही आकलन नहीं कर पाता। एडम स्मिथ ये मानते थे कि राज्य के जो प्रतिनिधि हैं या सरकारी अफसर हैं वे लापरवाह होते हैं तथा आलसी होते हैं। जो सरकारी कामकाज की जो प्रणाली है उसमें दुर्भावना, पक्षपात और लाल फीताशाही पाई जाती है। पक्षपात ये करते हैं कई बार जो कॉम्पिटिटिव पार्टी है उसकी बजाय दूसरी जो असक्षम ग्रुप है उसको फेवर किया जाता है। निर्णय लेने में देरी होती है और आम जन के प्रति सरकारी अधिकारी कई बार दुर्भावनापूर्ण व्यवहार भी करते हैं। तो एडम स्मिथ ये कहते थे कि जो राज्य है उसमें कई प्रकार की कमजोरियां हैं और इस कारण राज्य सरकारें भविष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं क्या होनी चाहिए उनका आकलन नहीं कर पाती और सही निर्णय नहीं ले पाती। तो इसलिए आर्थिक निर्णयों को निजी क्षेत्र के ऊपर, निजी व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। निजी हित एक ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल है, एक ऐसा प्रेरित करने वाला या निर्देशक तत्व है
जो स्वतः ही अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाएगा, ऐसा एडम स्मिथ मानते थे। अब एडम स्मिथ का सुझाव था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुपात में भुगतान किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी जो दक्षता या कुशलता है और काम के प्रति जो उनका डिवोशन है उसको बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, सभी संस्थाओं का उदय स्वतः हुआ है प्राकृतिक रूप से, और ये संस्थाएं मानवता के लिए लाभकारी होंगी। स्वहित ही अर्थव्यवस्था का एक नीति निर्देशक तत्व है और मनुष्य अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। एक जो अदृश्य हाथ है वह सदैव हमें सही दिशा में जाने की प्रेरणा देता है, ऐसा स्मिथ का मानना था। तो ये जो स्मिथ का दर्शन है, प्रकृतिवाद, आशावाद, अहस्तक्षेप की नीति, सरकारी नियंत्रणों से मुक्ति, स्वतंत्र व्यापार, ये सभी जो विचारधारा या दर्शन या सोच है, ये स्मिथ के सभी आर्थिक विचारों का आधार है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो कड़ी में हमने स्मिथ का वह सोच या दर्शन पढ़ा जो कि उनके आर्थिक विचारों को प्रेरित करता है। अब यदि आप में से कोई इस विषय को और भी विस्तार से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ किताबें इस स्लाइड में रिकमेंडेड हैं। फ्रेंड्स, एलेच हेनी, एरिक रोल, जी डेनरिस्ट, इनके अलावा और भी कुछ नाम हैं। अलेक्जेंडर ग्रे हैं, शुम्पीटर हैं और जेके गाल्ब्रेथ हैं, जिन्होंने की हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। तो आप यदि इस विषय को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। MC वैश्य की किताब है, भारतीय लेखक हैं ये, और सिन्हा सिंघई, ये दोनों किताबें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भी दोस्तों इस विषय पर बहुत सारे लेख इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। तो बहुत सारा आर्थिक साहित्य इस विषय पर उपलब्ध है। तो आप में से जो भी विस्तार से इसका अध्ययन करना चाहता है वह इन पुस्तकों और लेखों के माध्यम से इसको डिटेल में पढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्मिथ के दार्शनिक विचारों पर चर्चा की जो कि उनके आर्थिक विचारों को प्रेरित करते हैं। अगली कड़ी में हम अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के जो विभिन्न घटक हैं, उत्पादन, विनिमय, वितरण, मूल्य, कर, राजस्व आदि पर स्मिथ के विचारों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए